अब दूसरा कंडीशन है कि जब जब मांग में कमी हो जाती है, ठीक है, जब मांग में कमी हो जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, तब क्या प्राइस स्थिर रहती है, प्राइस स्थिर, तब वो देखिए तब पता चलेगा होता है, ठीक है ना। तो जब मांग में कमी हो जाएगी तो उसको रेखाचित्र से प्रूव कीजिए। ये क्वांटिटी है आपका और ये आपका प्राइस है, ठीक है। ये आपका है डिमांड कर्व है, डी 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 के डी, ठीक है। यहाँ के पॉइंट पर किंक है आपका, ठीक है, और किंक होने पर आपका ये गैप बनाता है एम आर रेखा, ठीक है, ये एम आर रेखा और ये गैप है ए बी के बराबर और यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट सारा गुजरता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। ये एम आर रेखा है इसकी करस्पॉन्डेंस, ये डिमांड कर्व है, ये ए आर रेखा है, यही प्राइस लाइन रेखा है। अब आप यहाँ ओ क्यू आप मांग पूर्ति कर रहे हैं ओपी प्राइस पर, ये प्राइस यहाँ से जहाँ किंक हुआ वहीं पर प्राइस का फिक्स होता है, ओपी कीमत पर आप ओ क्यू बेच रहे हैं। अब इसका मांग घट के आधा हो गया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ओ क्यू हो गया, ओ क्यू वन या ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गया। मांग अचानक घट जाती है तब क्या होगा, अगर मांग अचानक घटती है तब वैसी स्थिति में क्या प्राइस बदलेगा, नहीं। तो पॉल एम स्विजी कह रहा है कि नहीं, प्राइस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा प्राइस, क्योंकि प्राइस में बदलाव होगा तो फिर जो है रिजिडिटी थ्योरी खत्म हो जाएगी और अगर कम करता है प्राइस तो फिर दूसरा व्यक्ति भी कम करेगा और कम करेगा तो फिर इसकी जो है बदलाव भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। वैसी स्थिति में जब मांग डिक्रीज करता है तो इसका जो है वह घट जाता है, मूल्य बराबर घट जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीका से ले लीजिए इसका भी किंग डिमांड थ्योरी का, छोटा लीजिएगा, ये के डैश है, इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, आर के एस दे दीजिए, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। इसके करस्पॉन्डेंस एम आर को ले लीजिए और इसके करस्पॉन्डेंस एम आर वन को, तो यहाँ भी गैप बन जाता है, ई एफ के बराबर गैप बनता है, ठीक है ना। जो न्यू एम आर हुआ यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर से देखिए, क्योंकि अब जो न्यू था पहले था क्या था, ओल्ड डिमांड कर्व, वो है हमारा डी के डी, और न्यू जो ओल्ड एम आर कर्व है वह है डी ए बी एम आर, और न्यू यहाँ पर देखिए न्यू डिमांड कर्व जो है, जो मांग घटने पर न्यू डिमांड कर्व वह क्या हो गया, आर के डैश एस, आर के डैश एस, और इसका जो न्यू एम आर कर्व हो गया, एम आर कर्व वह हो गया आर ई एफ एम आर वन, आर ई एफ एम आर वन, ठीक है। गैप जो है दोनों डिमांड का जो गैप है, गैप बिटवीन एम आर अर्थात ई एफ है, पहला में क्या है ए बी और दूसरा में है ई एफ, तो कहता है कि इसी दोनों गैप से मार्जिनल कॉस्ट गुजरेगी, तो MC1 और MC2। इसीलिए कहता है उत्पादक का मांग घटे अथवा बढ़े या बढ़े अथवा घटे तो भी प्राइस फिक्स रहेगा पी पर, ओपी कीमत ही लेगा, वह प्राइस में बदलाव नहीं करेगा जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट रेखा दोनों डिमांड कर्व के बीच से गैप से गुजरता रहेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में मार्जिनल कॉस्ट अगर बहुत अधिक बढ़ जाए तो उत्पादक को मूल्य बढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसका हानि यह होता है कि उसकी उत्पादन मात्रा घट जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। और यह बहुत ज्यादा डिमांड का स्थिति ये हो जाए तो हो सकता है प्राइस को थोड़ा कम करना पड़े, लेकिन विशेष परिस्थिति में होता है, सामान्य परिस्थिति में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किंग पॉइंट हो गया के, किंग्ड पॉइंट वो के हो गया एंड के डैश हो गया, दो है, और प्राइस जो हो गया, प्राइस हो गया ओपी, किसके लिए, दोनों के लिए, अर्थात OQ के लिए और OQ1 के लिए,
दोनों के लिए प्राइस, ओ की आउटपुट के लिए और ओ की वन आउटपुट के लिए, क्वांटिटी के लिए। तो दिस इज द प्राइस रिलेटिव थ्योरी ऑफ द पॉल एम स्विसी, यही कहा है उसने। देखिए एक अर्थशास्त्री हुआ करे जिसका नाम था हॉल एंड हिच, ठीक है। ये 1939 में जो है किंग साहब का बहुत मतलब क्रिटिसाइज हुआ था, और क्रिटिसाइज होने के बाद उन्होंने इसके एक सुधार के सिद्धांत के रूप में उन्होंने बताया कि प्राइस जो है, जहां तक सिद्धांत की बात थी, इसमें इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है सिद्धांत का, तो आलोचना में पढ़िएगा कि ये संभव ही नहीं है, इतना ज्यादा संभव आज के सामान्य बाजार में नहीं हो पाता है। आलोचना हुई, आलोचना के बाद फिर इन्हीं के शिष्य थे, मतलब इन्हीं के अनुयायी अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था हॉल एंड हिच। 1939 में उसने एक सिद्धांत दिया इसके सुधार करते हुए, वो अभी आपको बता देते हैं। पूछेगा कि किंग डिमांड थ्योरी का जो पॉल एम स्विसी के द्वारा दिया गया था उसकी व्याख्या करें, तथा इस थ्योरी को कहां तक सुधार हॉल एंड हिच अर्थशास्त्री ने किया है। तो फिर फंस जाइएगा, टेल छूट जाएगा, इसलिए टेल भी बता देते हैं ताकि वहां पर आप समझ लीजिए। एक डायग्राम और बताएंगे जो आप सीखिए समझिए, मिटा दे इसको। देखिए हम डीप से एडवांस पढ़ा देते हैं, हालांकि सब ये सब पीजी का कोर्स है, यूपीएससी में आता है, लेकिन पढ़ा देते हैं सब ताकि वहां अपना आपको दिक्कत नहीं हो आपको परीक्षा हॉल में। क्या पूछेगा, कितना स्टैंडर्ड पूछेगा, क्या तक ले जाएगा, कि कोई नहीं जानता है। लेकिन आप तैयार रहिएगा, कम से कम हमारे बच्चे तो बोर्डली लिख के आएंगे ना, जैसे ऑडिटर में लिख के आया, डबल ए लिख के आया, प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा, 67 में लिखा। वही कारण था कि पूरी डीप पर आए थे सबको, सब अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया। तो आपका भी नंबर है, अभी आप लोग को भी साबित करना है कि आप रियल में आप पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हॉल एंड हिच अर्थशास्त्री हुए थे। एक 1939 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया इन्होंने, उसमें उन्होंने किंग डिमांड थ्योरी को सुधार किए, रिफॉर्म करके बताए। उसने कहा कि जो प्राइस होता है प्राइस है ना, तो इसमें प्राइस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है, तभी जाके प्राइस बनता है। अर्थात जो हम लोग बात कर रहे थे टोटल कॉस्ट का, वह था टीएफसी प्लस टीवीसी, ये दोनों बात कर रहे थे ना, इसमें उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ दिया, ठीक है। तो वहां से उठाया तब बोला कि प्राइस का फिक्सेशन होता है। अर्थात जो प्राइस होती है, पी होता है, वह एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। इनका कहना था, पॉल एम स्विसी का कहना था, यानी कि एवरेज कॉस्ट के, कहीं भी एवरेज कॉस्ट की बात नहीं करते हैं, केवल मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस जो गेन होगा किसी भी उत्पादक को या विक्रेता को, बिना एवरेज कॉस्ट का पता किए कैसे होगा, केवल मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ी होगा। एवरेज कॉस्ट AR रेखा, MR रेखा, MC रेखा, ये सभी की जानकारी होगी तब जाकर पता चलेगा। तो बहुत क्रिटिसाइज हुआ पॉल एम स्विसी का, लेकिन अभी तक ये फेल थ्योरी है। लेकिन अभी तक चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और आपको कमीशन में पूछा जाता है, बड़ा पॉपुलर हुआ था, चूंकि ये पहले व्यक्ति थे जो मांग को किंग किए थे, डिमांड को मुड़ा हुआ मांग वक्र परिभाषित किया था, इसीलिए इनका थोड़ा यहां तक लिख लिया आप लोग। हाँ, AC के बराबर इसका कीमत होगा। जैसे परफेक्ट कंडीशन में प्राइस बराबर क्या था, P4 प्राइस हुआ, P4 यह प्राइस हुआ, तो प्राइस बराबर AC होगा। जैसे वहां पर था ना, परफेक्ट कंडीशन में प्राइस बराबर MC था, और मोनोपोली में क्या था, प्राइस ग्रेटर देन MC था। मोनोपोलिस्टिक में क्या था, प्राइस ग्रेटर देन MC था। तो यहां भी कहता है, यहाँ कहता है P बराबर AC होगा, एवरेज कॉस्ट के बराबर जो है कीमत होगा, तभी जाकर डिमांड किंग करता है, ठीक है। चलिए ये क्वांटिटी है, आउटपुट, ये K पर किंग हुआ। जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व वह है D के D, और किंग पॉइंट है वह है K। तो प्राइस जो फिक्स्ड हुआ P पर, OP, और जो क्वांटिटी हुई वह हुआ OQ, ठीक है। तो आप कहता है कि जो एवरेज कॉस्ट रेखा है वह यहां से गुजर जाएगी, कहां से, किंग पॉइंट से, अर्थात यह AR रेखा को टच करके, डिमांड कर्व को टच करके जाएगी। इसीलिए K पॉइंट पर जो प्राइस होगा वह K के बराबर है,
के अर्थात एसी के बराबर है। यहाँ पर क्योंकि ये इलास्टिसिटी, ये वाला भाग ग्रेटर देन 1 है और ये भाग इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, इसलिए किंक पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट गुजरेगी। अर्थात जो प्राइस होगा, यानी जो प्राइस होगा, प्राइस यानी ओपी जो होगा वह बराबर होगा एसी का। यही उन्होंने बताया था और ये सही भी लगता है कि एवरेज कॉस्ट के बराबर अगर प्राइस रखते हैं आप, तो भले आप मूल्य को घटाइए घटाइए, मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाइए घटाइए, लेकिन हर हाल में आपका जो है वो प्राइस रिजिड रहेगा। यही इनका कहना था। इंपीरियल थ्योरी दिए थे स्टडी के अनुसार, उसमें इन्होंने बताया था कि जो एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल सिद्धांत है, जिसमें हम लोग मार्केट का रूल MC बराबर MR लेते हैं, उसके आधार पर होता है। यहाँ कहना है कि जो प्राइस था वो टोटल एवरेज प्राइस क्या होता है, प्राइस इज द समेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। तो उसी आधार पर इसने प्रूव किया कि मार्जिनल कॉस्ट नहीं, सॉरी एवरेज कॉस्ट के बराबर कीमत होगा। नहीं रिजिडिटी तो रहेगा ही, क्योंकि किंग कर गया ना, किंग कर गया है, तो ये वो उन्होंने नहीं बता पाया था, पॉल एम स्वीजी नहीं बताया कि आखिर मार्जिनल कॉस्ट में प्राइस का कोई योगदान नहीं है। कहता है कॉस्ट जितना बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो किंग पे ज्यादा डिमांड था, किंग पे ज्यादा डिफाइन था, लेकिन प्राइस डिटर्मिनेशन पे नहीं था। इसका है कि प्राइस डिटर्मिनेशन पे डिमांड है कि जहां एवरेज कॉस्ट गुजर जाएगी वह किंग पॉइंट होगा और वहीं से मूल्य का निर्धारण और मात्रा का निर्धारण हो जाएगा। देखिए कभी कभी सवाल आता है कि पॉल एम स्वीजी के द्वारा दिया गया सिद्धांत जो है वह मूल्य निर्धारण का कम, प्राइस रिजिडिटी का ज्यादा विश्लेषण करता है, बताएं ऐसा क्यों है। वही चीज है, ठीक है। तो लिखिएगा, इसको सुधार में लिखिएगा कि जब चूंकि पॉल एम स्वीजी की आलोचना करते हुए कई अर्थशास्त्री उनके सिद्धांत को है ना बड़े पैमाने पर आलोचित किए और उन्होंने कहा कि पॉल एम स्वीजी जो है केवल किंग पर ज्यादा जोर देते हैं, किंग पर, लेकिन किंग क्यों होता है ये नहीं बताते हैं, है ना। और मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, डायरेक्ट कहते हैं कि ओपी कीमत हो जाए, जहां से किंग हुआ वही प्राइस होगा, लेकिन किंग क्यों होगा, किंग किस कारण से, उसमें एवरेज कॉस्ट का क्या योगदान है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या योगदान है। तो वो बताते हैं कि नहीं मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ही गुजर जाएगी। तो विरोध के तब इनका जो है हॉल एंड हिच अर्थशास्त्री 1939 में अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किए और उसी में उन्होंने बताया कि नहीं पॉल एम स्वीजी, किसका म्यूट है जी, तो माइक क्यों खोल के छोड़ देते हैं, तो बाहर कर देंगे हम, आवाज कान में बार बार आते रहता है। अपना माइक चेक कीजिए, बंद कीजिए, उसको खुला हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, किंग हो गया और ये डिमांड कर्व को यहाँ पर स्पर्श कर गया, स्पर्श किया तो यही एवरेज कॉस्ट रेखा गुजरी। इसीलिए जो प्राइस होगा वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। क्योंकि प्राइस का इन्होंने हॉल एंड हिच ने प्राइस को डिफाइन करते हुए कहा था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट, ये तीनों मिलके प्राइस को बनाता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो है, फिक्स कॉस्ट भी है, हम लोग जानते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वह जुड़ा रहेगा ना, इसमें तो बता ही नहीं रहा था कहाँ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कौन से रेखा से हम लोग निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए AR रेखा के साथ किस रेखा की तुलना करते हैं, AC रेखा। बिना AC का प्रॉफिट या लॉस हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इन्होंने AC रेखा को यहाँ पर लाके सत्यापित किया और बनाया। चलिए दैट्स ऑल क्लियर। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, 5-6 फिगर हो गया, इतना पचाना आप लोग के लिए बड़ा टफ है। सबको खाली सुनने समझने से थोड़ी होगा, सबको रट के लिख के देखना होगा चित्र बनता है कि नहीं, बिना देखे। यहाँ तो देख के उतार रहे हैं बोर्ड से, सबको 10-10-15 बार घर में बनाइए और बिना देखे बनाइए, यानी कि उल्टा का पुल्टा, सिंह का पूछ के गाय में मिला के सब हौच पौच कर लीजिएगा, पूरा लिखने का कुछ लिखा जाएगा कुछ। चलिए ठीक है।